हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, दोनों ही बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं हमें। इसमें हम 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन, तीनों ही टाइप के क्वेश्चन इस सिंगल वीडियो में देख लेंगे। यानी कि इस वीडियो में आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हर तरह के, ठीक है। और मैंने पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको बहुत अच्छे से उनमें से क्वेश्चन को देखा है, और जो क्वेश्चन मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, कई बार रिपीट हो रखे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस सिंगल वीडियो में कलेक्ट कर लिए हैं। तो पेपर से पहले आप इन क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देख कर जाओ, तैयार करके जाओ और इन क्वेश्चन को याद कर लो, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर वगैरह मत करना, क्योंकि अगर आप शेयर कर दोगे तो फिर दोस्त भी इसे देखेंगे, उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा शेयर ना करें। और एमसीक्यू की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एमसीक्यू की ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी है। बुक 1 कंप्लीट आपकी करा दी है एंड बुक 2 जो है वो भी आपकी कंप्लीट करा दी है। इन दोनों वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके भी इन वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसमें दोनों बुक कवर की जा रही है और 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर तीनों टाइप के क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। यानी कि आपका सेक्शन बी, सी एंड सेक्शन ई, तीनों ही सेक्शन कवर हो जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो सकती है, ठीक है। पूरी वीडियो देखना है। सिलेबस देख लो, पहली बुक से ये चैप्टर आ रहे हैं और दूसरी बुक से ये चैप्टर आ रहे हैं। इन सभी चैप्टरों को यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के बाद PDF भी अवेलेबल करा दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो सोवियत प्रणाली है उसकी मुख्य विशेषता बताइए। देखिए आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, उसके बाद विश्व में 2 महाशक्तियां उभर कर आई थी। एक तरफ USA था, दूसरी तरफ USSR था, ठीक है। तो ये जो USSR है इसी को हम सोवियत संघ कहते हैं। और सोवियत संघ में जो समाजवादी व्यवस्था थी, समाजवादी प्रणाली थी, उसको सोवियत प्रणाली कहते हैं हम। तो सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं थी ये हमको पता करना है, ठीक है। तो देखते हैं। सोवियत प्रणाली जो थी इसमें ना पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया था, ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था को ये अच्छा नहीं मानते थे और समाजवाद के जो आदर्श थे उसके लिए ये प्रेरित थी। इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि सब कुछ पहले से प्लान था। नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग, सारी चीज़ों की पहले से प्लानिंग थी। यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है यहाँ की है और लगभग लगभग 70 साल तक इस पार्टी ने यहाँ पे शासन किया था। नेक्स्ट है कि विकसित अर्थव्यवस्था। देखिए अगर हम बात करें USA के बाद, तो USA के बाद अगर हम देखें तो जो USSR था यानी जो सोवियत संघ था, इसकी अर्थव्यवस्था जो थी वो काफ़ी विकसित थी। तो सोवियत प्रणाली में अर्थव्यवस्था जो थी काफ़ी विकसित थी और यहाँ पे उन्नत संचार प्रणाली थी, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो था यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन था। इनके पास ऊर्जा संसाधन जो थे वो भी बहुत थे, जैसे खनिज संसाधन, तेल, लोहा, इस्पात, ये सारे के सारे संसाधन यहाँ पे उचित मात्रा में उपलब्ध थे। दूर दराज के जो इलाके थे वहाँ पे आवागमन की बेहतर व्यवस्था से वो आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। सोवियत संघ जो है वो बहुत बड़ा था और उसमें अगर दूर दराज के इलाकों को भी देखें तो वो भी आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। आवागमन के साधन वगैरह वहाँ पे बेहतर थे। यहाँ पे जो उपभोक्ता उद्योग था, जो इनका घरेलू उपभोक्ता उद्योग था, वो भी बहुत बेहतरीन था। यहाँ पे पिन से लेकर कार तक का निर्माण होता था। अर्थात कहने का मतलब है कि पिन छोटी से छोटी चीज़ है और कार बड़ी चीज़ है, तो छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक का निर्माण जो था घरेलू स्तर पे ये करते थे। यहाँ पे जो न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं थी लोगों को वो उपलब्ध थी। यहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी, तो लोगों को सभी को रोजगार मिला हुआ था। यहाँ पे जो हेल्थ जो सेक्टर है वो भी काफ़ी उन्नत था, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिली हुई थी, एजुकेशन सबको मिलती थी। और जो मिल्कियत है यानी कि जो शासन है उसमें जो मेन जो अधिकार होता था वो राज्य का होता था। यानी राज्य का स्वामित्व का मतलब है कि सरकार जो थी उसके हाथ में ही सब कुछ होता था, ठीक है। सारे संसाधन सब कुछ उस पर पूरी तरीके से इनका ही नियंत्रण होता था, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था को मानते नहीं थे, ये समाजवादी व्यवस्था पे ढले हुए थे, तो इसलिए सब कुछ इनके हाथ में था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर में आ जाए तो आपको 2 विशेषता लिखनी है, अगर ये 4 नंबर में आ जाए तो 4 विशेषता लिखनी है, अगर ये 6 नंबर पे आ जाए तो 6 लिखनी है। बाकी मैंने इसमें बताई बहुत सारी है, तो हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, ये क्वेश्चन कम से कम मैंने 5 से 6 बार रिपीट देखा है। मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से स्टडी किया है, वहां से मैंने ये क्वेश्चन का कलेक्शन किया था। तो 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कभी आपको 2016 में दिख जाएगा, कभी 2014 में दिख जाएगा,
आएगा, आपको ये प्रीवियस ईयर में दिखेगा, तो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद करके जाना। देखिए क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या है। तो विघटन क्यों सोवियत, देखिए सोवियत संघ जो था इतना मजबूत था, इतना ताकतवर था, अमेरिका को बराबर की टक्कर दे रहा था, तो ये टूट क्यों गया, क्यों इसका विघटन हो गया। कई सारे कारण है। देखिए सबसे पहला कारण क्या है कि ये जो नागरिक थे, इनकी जो राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षा थी उसको पूरा नहीं कर पाया, यानी कि यहाँ की जो जनता जो चाहती थी वो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो पूरा नहीं कर पा रही थी। और सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का सिकंजा कस गया था। नौकरशाही बोले तो ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के जो अधिकारी लोग होते थे, ठीक है, जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, इनका ही सिकंजा था, जैसा चाहे वैसा ये कार्य करते थे, इनको विशेष अधिकार भी मिले हुए थे, तो इसकी वजह से भी इसका विघटन हुआ। फिर क्या है कि यहाँ पे देखिए जैसे भारत देश में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही पार्टी थी, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, इसी का यहाँ पे शासन होता था, इसी का अंकुश था। तो एक पार्टी का शासन जो था इसने भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ को कमजोर कर दिया था। संसाधनों का अधिकतम उपयोग, अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था कि इनके पास संसाधन थे, ठीक है, ऊर्जा संसाधन, जैसे कि हम बात करें उसमें खनिज संसाधन भी थे, लौह इस्पात संसाधन भी थे, तेल भी था इनके पास सारे संसाधन थे। लेकिन इन्होंने संसाधनों का इस्तेमाल सही जगह नहीं करा, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ कर दिया, हथियार बनाने में, क्योंकि यूएसए से, अमेरिका से हमेशा इनका टकराव था, कहीं ना कहीं इनका कंपटीशन चलता था, तो इन्होंने हथियारों पे ज़्यादा संसाधन लगा दिए। टेक्नोलॉजी के मामले में देखें तो ये पश्चिम के मुकाबले में पीछे रह गए थे, यूएसए काफ़ी आगे इनसे पहुँच चुका था। और फिर क्या था कि देखिए जो सोवियत संघ है ना, जिसको हम यूएसएसआर करके पढ़ते हैं, समझते हैं, ये 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था, ठीक है। और इन 15 गणराज्यों में से एक था रूस, और बाकी इन रूस के अलावा 14 गणराज्य और भी थे, लेकिन रूस जो था वो बड़ा था, ताकतवर था, तो रूस की ज़्यादा चलती थी, यानी रूस को प्रमुखता मिली हुई थी। तो जो बाकी 14 गणराज्य थे वो अपने आप को कहीं ना कहीं दमित और शोषित महसूस करते थे। तो ये भी एक रीज़न है कि रूस की प्रमुखता के कारण भी सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट थे, जैसे कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, जो कि 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, इनने यहाँ पे सुधार करने का प्रयास किया। ये ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीति को लेकर आए थे, ठीक है, लोकतंत्रीकरण, और यहाँ पे इन्होंने सिस्टम को सुधारने की कोशिश की। लेकिन गोर्बाचेव के सुधारों को इनकी पार्टी के लोगों ने ही पसंद नहीं किया, और इनके सुधार भी कहीं ना कहीं उल्टे पड़ गए। अर्थव्यवस्था जो थी वो गतिरुद्ध हो चुकी थी, जो उपभोक्ता वस्तु थी यहाँ पे उसकी कमी होने लगी थी। राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं लोगों के अंदर, कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावना आ रही थी, और सोवियत प्रणाली जो थी वो सत्तावादी हो गई थी। सत्तावादी का मतलब क्या है, देखिए सत्तावादी का मतलब समझिए, जो लोग राजनीति में हैं, जो शासन में हैं, यानी जिनकी वहाँ पे सरकार है, जो शासन कर रहे हैं, वो लोग अगर अपनी सत्ता का, अपनी शासन का गलत इस्तेमाल करने लग जाएं, ठीक है, अपने आप को ज़्यादा विशेष अधिकार लेकर बैठ जाएं, लोगों की सुने ना, अपनी अपनी देखें, अपने फ़ायदे देखें, अगर इस तरीके का शासन हो जाए तो उसको सत्तावादी कहा जाता है। तो यहाँ पे सत्तावादी ही शासन हो चुका था। पार्टी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। तो ये इतने सारे रीज़न है। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो मात्र 2 पॉइंट लिख के आप इसको एक्सप्लेन कर दो, 4 नंबर में आता है 4 पॉइंट लिख दो, 6 नंबर में आता है 6 पॉइंट लिख दो, ठीक है, आपको बहुत सारे पॉइंट बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, ये भी मैंने कम से कम 5 से 6 बार रिपीट देखा है इस क्वेश्चन को पिछले 10 वर्षों में। तो ये क्वेश्चन था कि सोवियत संघ जो है इसका विघटन जो था, जो विघटन तो हो गया, अभी हमने विघटन के कारण देख लिए, विघटन भी हो गया, 1991 में इसका विघटन हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए। तो ये विघटन जो हुआ उसके बाद क्या परिणाम हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो देखिए आपको पता था एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था, दोनों के बीच में शीत युद्ध वाला कंपटीशन चल रहा था, ठीक है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तनाव, संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। ऐसे में क्या होता है, 1991 में जाके यूएसएसआर जो था वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, एकमात्र महाशक्ति बचता है अमेरिका, यूएसए। तो देखिए, तो जब ये दोनों में से एक खत्म हो गया तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, शीत युद्ध की समाप्ति, यानी कि शीत युद्ध खत्म हो जाएगा। फिर क्या होता है, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन रहता था हथियार बढ़ाने के लिए। तो अब जब एक महाशक्ति बची ही नहीं है तो हथियारों की जो होड़ थी वो भी खत्म हो गई इन दोनों के बीच में से। फिर क्या था, इनके बीच में विचारधाराओं की लड़ाई थी, उसका भी अंत हो गया। विचारधारा कैसे, यूएसए जो था ये पूंजीवादी विचारधारा वाला देश था, ठीक है, ये पूंजीवाद को बेहतरीन मानता था, उसको सपोर्ट करता था। जबकि यूएसएसआर जो था ये कहीं ना कहीं समाजवादी लोग थे, समाजवाद को बेहतर मानते थे। तो इनके बीच में जो ये पूंजीवाद और समाजवादी वाली विचारधारा थी, इसका भी अंत हो गया था यहाँ पे। और एक ध्रुवीय विश्व बन गया। पहले क्या था, विश्व 2 ध्रुवों में बट गया था, एक तरफ यूएसए था महाशक्ति, तो दूसरी तरफ यूएसएसआर था। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर खत्म हो जाता है तो दुनिया में एक ही महाशक्ति बचती है, यूएसए। तो विश्व जो है एक ध्रुवीय विश्व में बदल जाता है, ठीक है।
फिर क्या है, सोवियत संघ का टूटना, सोवियत संघ टूट गया, ये हम जानते हैं। सोवियत संघ जब टूटा, क्योंकि ये 15 गणराज्यों को मिला के बना था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो ये जो 15 गणराज्य थे ये छितर मितर हो गए थे, तो इसी की वजह से नए देशों का उदय हुआ। ठीक है, रूस जो था, अब इसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया गया। देखिए, रूस को जो यूएनएससी है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद की जो परमानेंट सीट थी वो पहले यूएसएसआर के पास होती थी। अब यूएसएसआर तो रहा नहीं, उसका उत्तराधिकारी कौन बना, रसिया बना, तो रसिया को उसकी यूएनएससी वाली सीट भी मिल गई। ठीक है, और विश्व की राजनीति में देखें तो शक्ति संबंध जो थे वो परिवर्तित हो गए थे, और समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगा था, क्वेश्चन मार्क लगाया जाने लगा था। क्यों? क्योंकि जो समाजवादी विचारधारा थी उसको अब उतना बेहतरीन नहीं माना जाता था। ये माना जाने लगा था कि दुनिया में जो अमेरिका की जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो ही सबसे बेहतर है, ये माना जाने लगा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शॉक थेरेपी। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, पर ये भी आ जाता है कई बार। क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, शॉक थेरेपी का जो अर्थ है वो है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, जैसे ही साम्यवाद यानी समाजवादी वाली जो व्यवस्था थी यूएसएसआर वाली, उसका पतन हो जाता है, तो सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, जो 15 गणराज्य जो अलग अलग हो गए थे, अब उन्होंने क्या करा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित जो मॉडल था, जिसको हम शॉक थेरेपी कहते हैं, उसको अपनाया। शॉक थेरेपी में क्या काम था, मेन चीज क्या थी, इसमें साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ के पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था, इसी को शॉक थेरेपी कहते थे। ठीक है, तो अब देखिए, 15 गणराज्य जब होते थे तो सभी के सभी कौन सी विचारधारा को मानते थे, साम्यवादी विचारधारा को। अब जैसे ही ये यूएसएसआर टूट जाता है तो अब ये साम्यवादी को छोड़ के पूंजीवादी में आ जाते हैं, और इसी को कहा जाता है यहाँ पे शॉक थेरेपी। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये बनता है कि शॉक थेरेपी की विशेषता बताइए। तो शॉक थेरेपी की क्या विशेषता है। देखिए, शॉक थेरेपी इसलिए लाई गई थी, इसलिए अपनाया गया था कि साम्यवादी देशों को लग रहा था कि इनकी जो समाजवादी साम्यवादी जो विचारधारा है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसी के कारण वो पिछड़ गए हैं। यूएसए जो पूंजीवादी व्यवस्था को बेहतर मानता था, उसने उसको अपनाया और वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है, तो इसीलिए इनको ऐसा लगने लगा था कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है बेहतर है, तो इसीलिए शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। तो देखिए, अब समझिए क्या क्या हुआ। शॉक थेरेपी की मुख्य विशेषता ये थी कि मिल्कियत यानी जो शासन होता है, जो सत्ता होती है, उसका प्रमुख रूप जो है निजी स्वामित्व हो जाएगा। पहले क्या पढ़ा था हमने कि जो मिल्कियत होती थी वो राज्य के हाथ में होती थी, यानी राज्य उसमें प्रमुख होता था, लेकिन अब यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया, अब जो निजी स्वामित्व है उसको महत्व दिया जाने लगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की संपदा का निजीकरण। पहले राज्य की संपदा जो होती थी वो पूरी तरीके से क्या होती थी, वो राज्य के हाथ में ही होती थी, राज्य के अधिकार में होती थी, लेकिन अब उसका निजीकरण किया जाने लगा है। ठीक है, वो निजी हाथों में, प्राइवेट लोगों के हाथों में जा रही है। नेक्स्ट है सामूहिक फार्म की जगह पर निजी फार्म। जो पहले सामूहिक फार्म के आधार पे सिस्टम चलता था, वो उसको खत्म करके निजी फार्म वाली व्यवस्था को अपनाया गया। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया, क्योंकि पहले फ्री ट्रेड नहीं होता था इतना ज़्यादा, लेकिन अब इन्होंने क्या करा, पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया है, तो पूंजीवादी व्यवस्था में फ्री ट्रेड को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो इसलिए मुक्त व्यापार को भी अपनाया। जो इनकी मुद्रा होती थी, जो करेंसी होती थी, उसका आपस में परिवर्तनीयता की गई ताकि एक दूसरे से आसानी से व्यापार हो सके, अलग अलग मुद्रा वाले देश आपस में व्यापार कर सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, क्योंकि अब जो यूएसएसआर वाले देश होते थे, अब ये पश्चिमी देशों के साथ खुलकर व्यापार करने लगे हैं, फ्री ट्रेड भी इनके बीच में होने लगा है, तो इसकी वजह से इनका पश्चिमी देशों से कहीं ना कहीं आर्थिक जुड़ाव हुआ। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, यानी कि केवल और केवल एक ही चीज को अपनाना था, वो था पूंजीवाद। पूंजीवाद के अलावा किसी भी अन्य व्यवस्था को नहीं अपनाना है। ठीक है, तो ये शॉक थेरेपी की विशेषताएं हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि देखिए, सबने शॉक थेरेपी को अपना लिया, जिन जिन देशों ने शॉक थेरेपी को अपना लिया, तो उन्होंने क्या सोच के अपनाया था कि शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के बाद वो बेहतर हो जाएंगे, पहले से उनके यहाँ पे विकास हो जाएगा और सब कुछ अमेरिका की तरह डेवलप हो जाएंगे। लेकिन आखिर रियल में ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, इसके परिणाम देखिए। देखिए, शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद पूरे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई। रूस का जो पूरा औद्योगिक ढांचा था वो पूरी तरीके से चरमरा उठा। ठीक है, 90% जो इनके महंगे उद्योग थे वो प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया, यानी कि निजी हाथों में बेच दिया गया। जो महत्वपूर्ण उद्योग थे उनको बहुत कम कीमत में बेचा गया, औने पौने दामों में। औने पौने दाम का मतलब क्या है यहाँ पे, औने पौने दाम का मतलब है कि कोई जो उद्योग है उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको उसकी रियल कीमत से बहुत ही कम कीमत में बेच दिया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं औने पौने दामों में बेचा गया। ठीक है, इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इतना
ज़्यादा मतलब उद्योगों को इतने कम कीमत में बेचा गया था, ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो इसलिए इसको गराज सेल भी कहते हैं। तो ये तो इसके कुछ परिणाम हैं, और भी इसके कुछ परिणाम हुए, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि रूस की जो मुद्रा थी रूबल, जैसे यूएसए की मुद्रा डॉलर है, ऐसे ही रूस की मुद्रा रूबल है। तो इस रूबल मुद्रा में गिरावट आई। गिरावट आने का मतलब है इसकी वैल्यू कम हो जाना, ठीक है। जब करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो महंगाई बढ़ती है, तो इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ गई थी। इनके पास खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। पहले इनके पास खाद्यान्न खूब होता था, लेकिन अब इनको बाहर से खरीदना पड़ रहा है, खाने पीने की चीज़ें भी बाहर से मंगानी पड़ रही है। सरकारी जो रियायतें, एक समय ऐसा होता था जब सरकार सब्सिडी देती थी तो लोगों को काफ़ी राहत होती थी, लेकिन अब सब्सिडी जो थी वो भी ख़त्म कर दी गई। अब अमीर और गरीब लोगों के बीच में तीखा विभाजन हो गया, यानी जो अमीर हैं वो तो बहुत ही अमीर है, लेकिन जो गरीब है वो बहुत ही गरीब है। इनके बीच में तीखा विभाजन देखने को मिला, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, यूरोपीय संघ जो है ये यूरोप के जो देश है इनका एक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। मॉस्ट्रिट संधि जो हुई थी इसके द्वारा इस पे हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। शुरू में यूरोपीय संघ जो था वो एक आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है वो बदल गई। अब ये आर्थिक की जगह एक राजनीतिक संगठन की तरह काम करने लगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, यूरोपीय संघ के पास अपना झंडा है, अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा यानी अपनी करेंसी है। यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो क्या हो गया था? फेल हो गया था, यानी कि असफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले प्रमुख कारक जो है वो कौन से हैं? तो यूरोपीय संघ जो है इतना ताकतवर क्यों है? देखिए, इसके पास जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव है। 2016 में देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यूएसए से आगे हम इसको क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इसमें यूरोपीय संघ में बहुत सारे यूरोप के देश हैं, सबको मिलाकर देखें तो ये बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है, ठीक है। इसका जो सकल घरेलू उत्पादन है, इसकी जो जीडीपी वगैरह है वो 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। इसकी मुद्रा है यूरो, ठीक है। यूरो मुद्रा जो है कहीं ना कहीं अमेरिका के जो यूएस डॉलर है यानी यूएसडी है उसके लिए भी खतरा बन सकता है, ठीक है। और विश्व व्यापार में अगर हम इसको देखें तो अमेरिका से भी 3 गुनी ज़्यादा इसकी हिस्सेदारी है, 3 गुना ज़्यादा व्यापार है इसका दुनिया में। और यूरोपीय संघ का एक सदस्य जो है उसको वीटो पावर भी मिली हुई है, फ्रांस। पहले क्या होता था, ब्रिटेन भी था इसका सदस्य, लेकिन ब्रिटेन ने इसे एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो अब ब्रिटेन इससे बाहर निकल चुका है, तो फ्रांस बचा जिसके पास वीटो पावर है, यानी कि ये यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, ठीक है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना की बात करते हैं तो वो भी यूरोपीय संघ के पास है। इसके पास अगर खाली फ्रांस के पास देखें तो इसके पास 335 के करीब परमाणु हथियार है, इस मामले में भी बहुत आगे है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये यूरोपीय संघ को एक ताकतवर संगठन बनाती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन कौन सा आता है पेपर में, ये पूछते हैं कि यूरोपीय संघ की विशेषता या फिर इसको ताकतवर कौन सी चीज़ें बनाती है, ये बहुत पूछा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। यूरोपीय संघ इतना ताकतवर है तो उसकी कुछ कमजोरियां भी हैं। अगर पेपर में आए तो बिल्कुल याद करके इसको अच्छे से जाओ और बिल्कुल लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय संघ की कमजोरियां बताइए। यूरोपीय संघ के सदस्य देश जो है वो अपनी अलग अलग विदेश नीति और रक्षा नीति, आप समझिए। देखिए, यूरोपीय संघ कोई एक देश का संगठन थोड़ी है, उसमें तो यूरोप के बहुत सारे देश हैं। अब हर देश की अपनी अलग विदेश नीति होती है, हर देश की अपनी अलग रक्षा नीति होती है, डिफेंस की नीति होती है। तो ये नीति कई बार क्या होता है, एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है। देखिए, जब अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया था तो ब्रिटेन जो था उसने क्या करा था, अमेरिका को सपोर्ट किया था। यानी ब्रिटेन जो है ये यूरोपीय संघ का देश होता था उस समय में, और इसने उसको क्या किया था, सपोर्ट किया था। लेकिन बाद में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया, ये भी याद रखना है, ठीक है। लेकिन उस समय में जर्मनी और फ्रांस जो थे वो उसके खिलाफ थे। अब देखिए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सभी यूरोपीय संघ के देश थे। ब्रिटेन ने ही एग्जिट करा, इन्होंने नहीं करा। लेकिन इस यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ब्रिटेन जो है किसी मामले में अमेरिका के साथ है तो उसी मामले में जर्मनी, फ्रांस उसके खिलाफ है। तो यहाँ पे अलग अलग विदेश नीति और रक्षा नीति आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद क्या था, डेनमार्क और स्वीडन, ये 2 देश जो है यूरोपीय संघ के हैं, लेकिन इन्होंने यूरो मुद्रा को मानने से और मॉस्ट्रिट संधि को मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया और इसके कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में भी थे, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो ये इसकी कुछ कमजोरियां हैं जो कहीं ना कहीं इससे यूरोपीय संघ कमजोर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य बताइए। देखिए, आसियान जो है ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। आसियान किनका संगठन है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में।
उस समय में बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। और 5 सदस्य देश थे इसके, यानी 5 देश थे उसमें शुरू में। ठीक है, वो 5 देश कौन से थे? देखिए शुरू में 5 देश थे, लेकिन बाद में 5 देश और जुड़ गए थे, तो टोटल 10 देश हैं आज के समय में। लेकिन शुरू में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय में 5 ही देश थे। वो 5 देश कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, नाम याद रखने चाहिए आपको। फिर इसके बाद में जुड़ गए ब्रुनेई दारुसलाम हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, ये बाद में जुड़े हुए देश है। आसियान के उद्देश्य क्या है? ये पेपर में काफी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी याद करके जाना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए उद्देश्य क्या है इसका? आर्थिक विकास को तेज करना। यानी आसियान के जो देश हैं, जो देश इसमें शामिल हैं, ठीक है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे जो भी देश इसमें शामिल है, इन सभी देशों की आर्थिक विकास को तेज करना इसका उद्देश्य है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना, कानून और शासन को सुधारना, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियम बनाए जाते हैं उस पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना, ये सभी आसियान के उद्देश्य हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, और ये आता है तो केवल 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अगर ये आएगा तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आसियान शैली क्या है। ये आसियान का काम करने का एक तरीका है, इसको आसियान शैली कहते हैं। देखिए आसियान क्या, एक छोटा संगठन मान लीजिए, लेकिन बहुत तेजी से ग्रो होने वाला संगठन है, यानी कि बहुत तेजी से इस संगठन ने विकास किया है। तो अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप का जो नया उदाहरण पेश करके आसियान ने जो काफ़ी नाम कमाया है, इसी को आसियान शैली कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल आप ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आता है पेपर में। एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि आसियान जो है ना, उसके 3 प्रमुख स्तंभ है जिसपे आसियान टिका हुआ है। तो 3 स्तंभ कौन से हैं? सबसे पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, फिर आसियान आर्थिक समुदाय, फिर आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, अब इन तीनों का मैं आपको काम बता देता हूँ, क्योंकि जैसा नाम से आपको पता लग रहा है ये इसका काम है सुरक्षा करना, ताकि आसियान के देशों के बीच में मान लो कोई टकराव हो जाए तो उस टकराव को युद्ध तक ना जाने देना, उसको बातचीत के जरिए सुलझा लेना, ये इसका काम है। आर्थिक समुदाय का क्या काम है कि इन देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार का क्षेत्र बनाना, और इन सभी देशों के बीच में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, और व्यापार के जो कठोर नियम होते हैं उसको सरल करना, ये सब इसका काम है। और सामाजिक सांस्कृतिक जो समुदाय है, इसका काम क्या है? आसियान देशों में सामाजिक सांस्कृतिक जो विकास है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, इसके उद्देश्य का बताने हैं। तो देखिए कभी कभी ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में आ जाता है बताइए आसियान की स्थापना कब हुई, सबने याद कर रखा है भाई 1967 में हुई, और वो लिख देते हैं। पर यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है, यहाँ पे आपसे आसियान की स्थापना नहीं पूछी जा रही, ठीक है, बल्कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना पूछी जा रही है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना जो थी 1994 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? आसियान देशों के की सुरक्षा करना और इन देशों की विदेश नीति में आपस में तालमेल बना रहे, ये कार्य करना इसका उद्देश्य है। आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन बहुत रेयर पेपर में आता है, बहुत ही कम से कम, लेकिन फिर भी मैंने इसको शामिल किया है। देखिए आसियान का विजन दस्तावेज 2020 जो था, इसमें ये कहा गया था कि आसियान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यानी इंटरनेशनल लेवल में बहिर्मुखी भूमिका होगी। यानी आसियान जो है बहिर्मुखी भूमिका का मतलब है कई क्षेत्रों में इसकी भूमिका दिखेगी। ठीक है, इन्होंने क्या करा है? टकराव की जगह पे बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ये बात निकाली है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, जैसे आप सार्क के बीच में देखते हो, जो सार्क संगठन है जिसमें भारत भी है, सार्क के देश आपस में ही लड़ते रहते हैं, उनके बीच में कोई समझौता ही नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं विवाद रहता है। ये चीज़ आसियान में भी थी, लेकिन आसियान की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसने अपने विवाद को बातचीत से समझा लिया। जैसे कंबोडिया का जो टकराव था, आसियान ने इसको बातचीत से सुलझा लिया और कामयाब हो गया। आसियान ने पूर्वी तिमोर का जो संकट था उसको भी संभाल लिया, इसीलिए तो आसियान कामयाब है, क्योंकि इनके बीच में इन देशों के बीच में समझौते हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन जो है उसने कब मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी? ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, माफ़ी चाहता हूँ, अपनाई आएगा। ठीक है, कब अपनाई थी और इसके क्या परिणाम हुए? तो देखिए चाइना जो है ये भी एक तरह से आप इसको साम्यवादी देश मानिए। जैसे यूएसएसआर जो था वो साम्यवादी व्यवस्था को मानता था, ऐसे ही जो चाइना है ये भी साम्यवादी व्यवस्था को मानता था। लेकिन चाइना ने एक काम अच्छा करा था कि चाइना ने यूएसएसआर के देश जब टूटे तो उन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया। चाइना ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, चाइना ने अलग तरीके से अपने यहाँ पे विकास किया। वो क्या है अलग तरीके, वो आपको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं।
चीन ने कब मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी? तो इसने 1978 में, यहाँ के नेता थे देंग शाओपिंग, इनके नेतृत्व में मुक्त द्वार यानी ओपन डोर की नीति अपनाई थी। ठीक है, चाइना ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि इन्होंने ओपन डोर के तहत अपना व्यापार बढ़ाया। ठीक है, सेकंड देखिए, उसके बाद चीन ने तेजी से विकास किया और मुक्त द्वार की नीति अपनाने के बाद चीन का जो विदेश व्यापार था वो तेजी से बढ़ गया था। चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया था, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चरणबद्ध ढंग से खोला। इसका क्या मतलब है? यानी इसने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए स्टेप वाइज स्टेप, ठीक है, काम करे। यानी पहले 1978 में कुछ फैसला ले लिया, 1972 में कुछ फैसला ले लिया, फिर 1998 में कुछ फैसला ले लिया। इस तरीके से इन्होंने समय समय पे कुछ बड़े बड़े बदलाव किए, धीरे धीरे बदलाव करा और इसका इनको फायदा मिला। ठीक है, अब देखिए, चीन ने कब खेती और उद्योग का निजीकरण करा था? तो 1982 में इन्होंने खेती का निजीकरण कर दिया था, 1998 में इन्होंने उद्योगों का निजीकरण कर दिया था। इससे इनको काफ़ी फायदा हुआ था। एक क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाता है कि जो चाउ एन लाई है, इन्होंने किन 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण का प्रस्ताव दिया था? तो देखिए, इन्होंने जो 4 क्षेत्र थे वो थे, पहले नंबर पे कृषि को मॉडर्न बनाया, उद्योग को मॉडर्न बनाया, सेना डिफेंस के सिस्टम को मॉडर्न बनाया, और जो साइंस और टेक्नोलॉजी है इसको भी मॉडर्न बनाया। यानी इन 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण इन्होंने किया। एक क्वेश्चन है, ये न्यू टॉपिक आप मान लीजिए, क्योंकि सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र में है ना, इसमें जापान हो गया, कोरिया हो गया, इजराइल हो गया, भारत हो गया, इन देशों को भी देखा जाता है। तो जापान को सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। जापान की विशेषता आपको बतानी है। देखिए, जापान जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है, एक मतलब आइलैंड जैसा देश है। और जापान परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला दुनिया का एकमात्र देश है। दुनिया में इकलौता देश जापान है जिसने परमाणु बम झेला हुआ है। जापान के संविधान के जो आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 है, इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में इन्होंने बल प्रयोग का हमेशा के लिए त्याग कर दिया, यानी बल प्रयोग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले जापान भी ऐसे ही था, कभी चाइना से लड़ता था, कभी किसी देश से लड़ता था। यहाँ पे भी मतलब सत्ता ऐसे चलता रहता था, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो। लेकिन जब 1945 के बाद इसने ये सीधा कह दिया कि अब हम अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेंगे। इन्होंने अपने संविधान में इस चीज़ को मान लिया। ठीक है, फिर क्या है, जापान जो है सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जापान जो है बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ग्रुप 7 में शामिल एकमात्र एशिया का देश जो है वो जापान है। ठीक है, G7 में शामिल। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बहुत ही कम है। ये क्या करते हैं, कच्चा माल जो है बाहर से खरीदते हैं। अब रॉ मटेरियल कच्चा माल वगैरह बाहर से तो ले लेते हैं, लेकिन इनके पास है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर चीज़ों को अपने यहाँ पे बनाकर दुनिया भर में बेचते हैं। इसी की वजह से ये हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा फेमस है। सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, होंडा, सुजुकी, ये जापान के फेमस ब्रांड है। 1964 में जापान जो था OECD का भी इसको मेंबर बना दिया गया था। इसकी अर्थव्यवस्था देखें तो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, और आबादी के लिहाज से देखें तो जापान विश्व का 11वां स्थान है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट जो है, यूएनओ का जो बजट है, उसमें ये अपना हिस्सेदारी देता है। अगर उस लिहाज से देखें तो दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी कि USA के बाद अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो पैसे कोई दे रहा है तो वो जापान आ जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्या क्या है? देखिए, दक्षिण एशिया में जो देश हैं इनका एक संगठन है जिसको बोलते हैं हम सार्क। अब इन यहाँ पे जो देश आते हैं ना, इनके बीच में आपस में नहीं बनती, कुछ ना कुछ समस्या है। वो समस्या क्या क्या? देखिए, दक्षिण एशिया का क्षेत्र जो है संघर्ष वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हमेशा संघर्ष चलता रहता है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच में सीमा विवाद है, और इन देशों के बीच में नदी जल विवाद भी है। दक्षिण एशिया के कुछ देशों में जातीय संघर्ष भी देखने को मिला है, और दक्षिण एशिया देखें तो एक संवेदनशील इलाका है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, मैं इसको आपको बोलूँ कम से कम ये 4 से 5 बार रिपीट हो रखा है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट के जाना। देखिए, CBSE में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत 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 ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको रट के जाना बिल्कुल। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के कारण बताइए। तो देखिए, यहाँ पे सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का दबदबा है। यहाँ पे क्या है, जो पाकिस्तान है ना, यहाँ पे जो सेना का बहुत ज़्यादा दबदबा रहता है, यहाँ पे धर्मगुरुओं का बहुत ज़्यादा दबदबा रहता है। और भारत के साथ आपको पता है पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, हमेशा तनातनी वाले संबंध रहते हैं, तो इस कारण भी यहाँ पे सेना को समर्थन ज़्यादा मिलता है। यहाँ के राजनीतिक दल जो है वो भ्रष्ट है। ठीक है, राजनीतिक पार्टियाँ हमारे देश में भी भ्रष्ट है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट है।
पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। ठीक है, ये भी एक रीजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर से, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत और बांग्लादेश इन दोनों के बीच में संबंध है, उसमें कुछ सहयोग वाली बातें जिसमें इनके बीच में सहमति हो, और कुछ संघर्ष वाली बातें यानी जिसमें असहमति हो। इसके तीन तो इन जो पॉइंट है वो आपसे पूछे जाते हैं। 6 नंबर में ये क्वेश्चन आता है हमेशा, जब भी आता है तो 6 नंबर में आता है, याद रखना। और 3 पॉइंट पूछे जाते हैं, तो 3 यहाँ लिखने हैं और 3 यहाँ लिखने हैं। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ किन बातों पर सहमति है। जो आपदा प्रबंधन का मुद्दा है, इसमें दोनों देशों के बीच में सहमति है। पर्यावरण के मुद्दे में दोनों देशों के बीच में सहमति है। लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट की जो नीति है, ठीक है, इस नीति को लेकर भी इनके बीच में सहमति है। व्यापार को लेकर भी इनके बीच में सहमति है। कई मुद्दों पे सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर इन दोनों के बीच में संघर्ष है, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ठीक है, इन दोनों नदी में जल के हिस्सेदारी को लेकर विवाद रहता है। भारत में क्या है, इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी आके बसे हुए हैं, इसको लेकर विवाद रहता है। भारत विरोधी जो कट्टरपंथी इस्लामी जमात है, इसका समर्थन करते हैं ये, कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो है जो कट्टरपंथी इस्लामी जमात है, इसको ये समर्थन करते हैं। इसकी वजह से भी विवाद रहता है। और भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने का फैसला, ठीक है, भारत को प्राकृतिक गैस जो गैस है उसका निर्यात को, एक्सपोर्ट को रोकने के फैसले से भी कहीं ना कहीं तनातनी बन जाती है। क्वेश्चन है कि श्रीलंका का जातीय संघर्ष के बारे में बताइए। तो श्रीलंका जो है यहाँ पे बहुसंख्यक सिंगली समुदाय रहता है और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय रहता है। श्रीलंका आप देखोगे दक्षिण भारत में जो ये वाला हिस्सा है श्रीलंका है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको सिंगली कहा जाता है। और भारत के तमिलनाडु से यहाँ पे तमिल जाके बस गए हैं जिनको तमिल कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुसंख्यक हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है वो है सिंगली, जो यहाँ के लोग हैं, और भारत के तमिल लोग जो है वो अल्पसंख्यक है। इनके बीच में जातीय संघर्ष है। श्रीलंका के जो बहुसंख्यक हैं वो कहते हैं कि सिंगली लोग जो है, ठीक है, जो श्रीलंका जो है वो सिंगली लोग का है। ये सिंगली लोग जो है भारत से जो तमिल लोग आके बस गए हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनका ये विरोध करते हैं। सिंगली जो है राष्ट्रवादियों का ये मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि ये बाहर से आके बसे लोग हैं। ठीक है, तमिलों के साथ इनका उपेक्षा भरा बर्ताव रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज भी बुलंद हुई है। 83 में क्या हुआ कि उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, जिसको लिट्टे कहा जाता है, ये यहाँ पे पनपा। और इस संगठन का श्रीलंका की जो सेना है, ये तमिलों का संगठन, ठीक है, इसका श्रीलंका की जो सेना है उसके साथ में कहीं ना कहीं संघर्ष चलता रहता है। और इसने तमिलों के लिए अलग देश की मांग करी है। इन्होंने कहा कि श्रीलंका में एक जगह अलग देश बना देना चाहिए जो कि तमिल लोगों के लिए बना देना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से इनके बीच में क्या है, संघर्ष रहता है। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि बताइए श्रीलंका में जातीय संघर्ष तो है, इसके बावजूद भी आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति हुई। अब याद रखिए ये उस समय की बुक छपी थी जिस समय में श्रीलंका डेवलप था। बाद में श्रीलंका में बहुत बुरा हाल भी आया है। ठीक है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं आपको उसे बता नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है तो मैंने वहाँ से लिया है। ठीक है, देखिए श्रीलंका जो है यहाँ पे सिंगली लोग बहुसंख्यक हैं, तमिल लोग जो है वो अल्पसंख्यक हैं। इनके बीच में विवाद रहता है, लेकिन इसके बावजूद, विवाद होने के बावजूद भी आर्थिक रूप से देखें तो श्रीलंका जो है काफ़ी उन्नति करी है। जनसंख्या की जो वृद्धि है इस पर पूरी तरीके से श्रीलंका ने नियंत्रण कर लिया है। दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण जो है श्रीलंका ने करा। अब उदारीकरण का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना। बोले तो सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें इसे तो क्या है कि जो श्रीलंका है इसने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला है, दुनिया भर से व्यापार के लिए नियम जो है सरल बना दिए। तो सबसे पहले श्रीलंका ने करा दक्षिण एशिया में। भारत ने भी इसको किया, याद रखना, लेकिन पहले श्रीलंका ने। श्रीलंका का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। अब सबसे ज़्यादा का मतलब क्या है, श्रीलंका एक छोटा देश है। ठीक है, अब छोटा देश होने के नज़रिए से देखें तो दक्षिण एशिया में काफ़ी अच्छा है। और संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज भी कायम है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इतने संघर्ष है लेकिन फिर भी लोकतंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं उसका अर्थ आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ऐसे संगठन होते हैं, ऐसी संस्था होती है
जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करती हैं। विश्व के देशों की सहायता करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। इसकी सदस्य संख्या भी अधिक होती है और इसका कार्य क्षेत्र भी अधिक होता है, बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक संगठन जो है, जैसे यूएनओ ले लो, एग्जाम्पल यूएनओ का, दुनिया भर के लिए काम करता है, तो इसका कार्य क्षेत्र अपने आप में क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमको जरूरत क्यों पड़ती है, या फिर यूएनओ जैसे संगठन की अपने को आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, दुनिया में कुछ समस्या ऐसी होती है जिसका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता। ऐसे में अपने को क्या जरूरत है कि हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, हर देश को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ जाती है। विभिन्न देशों के बीच में मान लो कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो उसको सुलझाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करेंगे। दुनिया भर में शांति को स्थापित करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करते हैं। विश्व में समझौते कराना, संधि कराना, ये सब काम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य बताइए। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, दुनिया भर में झगड़ों को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे झगड़ों को रोकना इनका काम होता है। झगड़ों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना इनका काम है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम है। और राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना इनका काम है। अगर दो देशों के बीच में दुश्मनी हो गई है तो उस दुश्मनी के दायरे को कम करना भी इनका काम है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम होता है। विभिन्न देशों की मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते कराना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो सुरक्षा परिषद हो गया, जैसे जिसको हम यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। महासभा हो जाती है, सचिवालय हो जाती है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये सभी मिलकर कहीं ना कहीं यूएनओ का निर्माण करते हैं। तो ये यूएनओ के महत्वपूर्ण अंग हैं। भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण रणनीतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन को मान लीजिए घुमा दें, आपसे ये पूछे कि आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो। ठीक है, मान लीजिए आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो, तो आप देश की सुरक्षा के लिए कौन से 4 महत्वपूर्ण कदम उठाओगे? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनेगा कि देश की सैन्य क्षमता को, यानी कि जो डिफेंस है हमारा, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे यूएनओ हो गया या अन्य संगठन हो गए, इनको मजबूत करना है, इनका साथ देना, ताकि हमारी जरूरत पे ये हमारी मदद करें। अंदरूनी समस्या से निपटना, क्योंकि देश के अंदर जो समस्या होती है, कभी अलगाववाद, कभी लड़ाई झगड़े दंगे, या फिर राज्य के अंदर समस्या हो जाती है, इन समस्याओं को सुलझाना, शांति पूर्वक शासन करना। सामाजिक और आर्थिक विकास करना, क्योंकि जिस देश का सामाजिक आर्थिक विकास रहेगा उस देश में कभी भी कोई बाहरी संकट नहीं आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खतरे के नए स्रोत बताना। खतरे के नए स्रोत में आपको याद रखना है वो स्रोत बताने हैं जो आज से 100-150 साल पहले खतरा नहीं माने जाते थे, लेकिन अब माने जाने लगे हैं। तो देखिए, जैसे कि आतंकवाद हो जाएगा, ये खतरे का नया स्रोत है। गरीबी, गरीबी को भी हम खतरे का नया स्रोत मानते हैं। महामारियाँ, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, अगर आप आज से 100 साल पीछे चले जाओ तो ग्लोबल वार्मिंग नाम की आपको चीज़ ही नहीं दिखेगी, लेकिन आज के समय में ये बहुत बड़ा खतरा है। पोल्यूशन, 100 साल पीछे जाते हैं तो आपको कोई पोल्यूशन नहीं दिखेगा, लेकिन आज के समय में गंभीर समस्या है। आपदाएं, शरणार्थियों की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, एड्स, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां, ये सभी क्या है, खतरे के नए स्रोत हैं। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन से होते हैं? देखिए, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके का मतलब है कि हमको ना हिंसा का इस्तेमाल बहुत कम करना है, या कम से कम करना है। और हमेशा युद्ध जो होगा वो न्याय युद्ध होगा। न्याय युद्ध का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि दो देशों के बीच में लड़ाई हो गई तो आपस में क्या हुआ, उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। नहीं, न्याय युद्ध का मतलब है युद्ध के पीछे उचित कारण होने चाहिए, यानी कि युद्ध के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, कोई उचित कारण हो तभी युद्ध हो। आत्मरक्षा के लिए युद्ध होना चाहिए, या फिर दूसरों को नुकसान से, जनसंहार से बचाने के लिए युद्ध होना चाहिए। और युद्ध साधनों का, जो युद्ध में जो हथियार होते हैं उसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और अगर मान लो कोई सेना युद्ध कर रही हो, उसके सामने कोई शत्रु हो, वो निहत्था हो, या कोई मान लो दूसरी सेना आत्मसमर्पण कर रही है, तो ऐसे में उनको नहीं मारना चाहिए। सेना का इस्तेमाल उतना ही करना है जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं के बारे में आपको बताना है। देखिए, आज के समय में हम देखें तो बहुत सारी समस्या है, जैसे कि खेती के लिए ज़मीन ही नहीं बची, चरागाह के चारे जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, मछली का भंडार घट रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, जल की कमी हो रही है। ठीक है, खाद्य उत्पादन में बहुत तेज़ी से कमी आ रही है, विकासशील देशों में पीने के लिए साफ पानी नहीं है, जो वन है, जो जंगल है, उसकी कटाई हो रही है, जैव विविधता को हानि पहुँच रही है, जैव विविधता समाप्त हो रही है, ओजोन परत में छेद हो रहा है। तो ये सारी पर्यावरण की समस्याएँ हैं।
रियो सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो रियो सम्मेलन जो था ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था 1992 में, ठीक है। किसने करवाया था? यूएनओ ने करवाया था। किस चीज़ पे है? पर्यावरण और विकास के मुद्दे पे ये सम्मेलन हुआ है। 170 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हुए हैं, हज़ारों एनजीओ इसमें शामिल हुए हैं। क्या बात हुई थी यहाँ पे कि किस तरीके से हम पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसको बचाया जा सके, ठीक है। पोल्यूशन वगैरह इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई थी। इसमें बहुत सारी एमएनसी, जिसको मल्टीनेशनल कंपनी या फिर बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं, ये भी शामिल थी। इसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये मैंने बना दी पृथ्वी, इसको दो गोलार्ध में बांट देता हूँ। उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो नॉर्थ है, और दक्षिणी गोलार्ध जो कि साउथ है। ये जो है ये विकसित देश हैं, ठीक है। और यहाँ जो आते हैं वो विकासशील देश आते हैं। अब यहाँ पे एक समस्या है। समस्या क्या है कि भाई जो पर्यावरण को जो प्रदूषण हुआ है ना, पर्यावरण में जो प्रदूषण हुआ है सबसे ज़्यादा किसने फैलाया है? इन देशों ने, यानी जो विकसित देशों हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले उद्योग आए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषण हुआ, कार्बन का उत्सर्जन इनका सबसे ज़्यादा है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इनका सबसे ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं विकासशील देशों का, तो इन्होंने जो पॉल्यूशन फैलाया है वो काफ़ी कम है, ठीक है। इन देशों में उद्योग अब शुरू हो गया, उद्योगीकरण, और इन देशों ने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी ये बहुत कम करती हैं। इन देशों ने ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं फैलाया है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। लेकिन अब सिस्टम क्या है यहाँ पे, समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि विकासशील देश जो है ना, वो दुनिया को उसी नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से आज विश्व मौजूद है। ये सोचते हैं कि जो पॉल्यूशन है ये तो ठीक है, पॉल्यूशन जो भी है इसको कम करने में जिम्मेदारी जो है वो दोनों को निभानी चाहिए, ठीक है, विकसित और विकासशील को, और दोनों को बराबर। लेकिन जो विकासशील देश हैं ये कहते हैं भाई हमने तो अभी पॉल्यूशन बहुत कम करा है, उद्योग हमारे यहाँ पे भी बहुत कम है, अभी हम उद्योग को स्थापित कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हमारा बहुत कम है, असली नुकसान तो तुमने पहुंचाया है। तो ऐसे में पर्यावरण के लिए ज़्यादा भरपाई जो करनी चाहिए वो तुमको करनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर विवाद है। तो ये जो अर्थ समिट हुआ था वहाँ पे ये बात निकली थी कि देखिए, पोल्यूशन है, आप सभी जानते हैं, दुनिया के लिए ये पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है, ये हम सभी जानते हैं। और इसके लिए जिम्मेदारी किसको निभानी है? क्या केवल विकसित देश निभाएंगे काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्या विकासशील देश निभाएंगे जिम्मेदारी काम चलेगा? नहीं चलेगा। काम तभी चलेगा जब सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, यानी कि जिम्मेदारी तो सभी की है, यानी जिम्मेदारी सभी की है, ठीक है, साझी है, यानी सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन सबके अलग अलग। अलग अलग क्यों होनी चाहिए? जिन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो ज़्यादा भरपाई करे, जिन्होंने कम नुकसान पहुंचाया वो कम भरपाई करे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अब इसको समझते हैं किताबी लैंग्वेज में, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, जो मैंने आपको नॉर्थ और साउथ वाला समझाया था, इन देशों का रवैया जो है इसमें अंतर है। उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं वो विकसित देश हैं, पर्यावरण को लेकर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जैसा आज पर्यावरण मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की बराबर की जिम्मेदारी हो। यहाँ पे समस्या है बराबर की जिम्मेदारी पे, ठीक है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के जो विकासशील देश हैं वो कहते हैं कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान जो है वो विकसित देशों ने पहुंचाया है, तो ज़्यादा भरपाई कौन करेगा? विकसित देश करेगा। तो विकासशील देश तो अभी अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इस पे प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है भाई? तो ये समस्या है। तो 1992 में जो रियो सम्मेलन अर्थ समिट हुआ था उसमें मान लिया गया था कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, यानी जिम्मेदारी तो साझी है, दोनों चाहे उत्तरी गोलार्ध के हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध के हो, जिम्मेदारी तो दोनों की है, लेकिन अलग अलग होगी। जिसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो ज़्यादा, और जिसने कम नुकसान पहुंचाया वो कम, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये आपके 2 नंबर में आता है जब भी आता है क्वेश्चन। तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें क्या कहा गया था कि जो देश ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ज़्यादा कर रहे हैं उसको कम करें, ठीक है, क्योंकि इससे नुकसान होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग फैलती है, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैस है ये कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वगैरह हो गई। इन गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और विभिन्न देश इन गैसों को फैलाते हैं। तो इसको कम कैसे किया जाए, इस पे ये समझौता हुआ था। भारत सरकार ने पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए? देखिए, हमारी सरकार ने जो हमारी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है उसको बदल दिया, स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया, गाड़ियों में सीएनजी को मान्यता दी और सीएनजी पे ज़्यादा चलाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि सीएनजी से पोल्यूशन नहीं होता। 2001 में ऊर्जा संरक्षण बिल पारित हुआ था, अधिनियम आया था। 2003 में बिजली अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, स्वच्छ कोयले के उपयोग को बढ़ावा दिया जाने लगा, बायोडीजल का इस्तेमाल किया जाने लगा, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसका इस्तेमाल किया जाने लगा, रसोई गैस में एलपीजी का इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है, चूल्हे की जगह पे। तो ये हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मूल निवासी जो है उनकी क्या मुख्य समस्या है? देखिए, पूरी दुनिया में मूल निवासी है
और इनकी समस्या सबकी एक जैसी है। ये समानता के लिए लड़ रहे हैं, समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये दुनिया भर में मूल निवासी जो लोग हैं इनको स्वतंत्र पहचान की मांग कर रहे हैं। इनको क्या चाहिए? इनको हक चाहिए। किस चीज़ पे? जो इनकी जगह है, जिन ये जंगलों में रहते हैं तो इनको जंगलों पे अपना हक चाहिए। ये कहते हैं कि जंगलों को ना उजाड़ा जाए, इनके जीवन में दखलंदाजी ना की जाए, ये इनकी मांग है और इनकी समस्या है। क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब है प्रवाह। प्रवाह का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज़ का एक से अधिक जगह पे पहुंच जाना, या एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाना, या बहुत सारे देश में पहुंच जाना, ये होता है वैश्वीकरण। अब प्रवाह में कई तरह की चीज़ें आ सकती है। हो सकता है विचार हो सकता है वो वस्तु हो सकता है वो पूंजी हो, या फिर वो लोग हो। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी वैश्वीकरण में आ जाएंगे। जैसे कि देखो, आज के समय में विचार जो है एक देश से दूसरे देश में दुनिया भर में फैल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण कहेंगे। वस्तु, आज दुनिया में कहीं पे भी बनने वाली वस्तु को हम भारत में खरीद सकते हैं, भारत में बनने वाली वस्तु को दुनिया भर के देशों में खरीद सकते हैं। यानी वस्तु भी एक से अधिक देशों में पहुंच रही है, ये भी वैश्वीकरण है। पूंजी एक से ज़्यादा देश में पहुंच रही है, ये भी वैश्वीकरण है। बेहतर रोजगार की तलाश में लोग एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं, ये भी वैश्वीकरण है। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण क्यों हो पाया ये? तो इसके पीछे है टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी, जिसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। फिर टेलीफोन का, टेलीग्राफ का आविष्कार, छपाई तकनीक, ये सब वैश्वीकरण के मेन कारण है। वैश्वीकरण का आर्थिक परिणाम क्या है? देखिए, वैश्वीकरण का कारण, आज वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है। पहले सभी देश क्या करते थे? संरक्षणवाद की नीति अपनाते थे, लेकिन आज वैश्वीकरण के कारण ही फ्री ट्रेड, आपने सुना होगा मुक्त व्यापार को अपनाया जा रहा है। दुनिया भर में जो पहले व्यापार के आयात पे प्रतिबंध लगाए जाते थे, अब वो हटा दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब कोई प्रतिबंध नहीं होता है। पूंजी की आवाजाही में वृद्धि हुई है, और जो निवेश करता है वो विकासशील देशों में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं। विकसित देश हैं वो अपनी वीज़ा नीति कठोर बना रहे हैं, ताकि बाहर के लोग उनके देश में आके रोजगार न छीन लें। निजीकरण और पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है, लाखों लोगों को नए नए तरह का रोजगार मिल रहा है, बाजार में कंपटीशन बढ़ रहा है। ये सब वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम बताइए। देखिए, हमारी संस्कृति में बदलाव आ रहा है, हमारा खान पान बदल गया। आज से 100 साल पीछे जाइए और देखिए कि लोग कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। क्या उनका खान पान होता था? अब देखो, और आज का खान पान देखो, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। आज के समय में जंक फूड और ये जो वेस्टर्न जो चीज़ें हैं, बाहर की जो चीज़ें, चाउमीन हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। जबकि ये चीज़ें आज से 100 साल पीछे तो इनका नाम भी नहीं किसी को पता होगा कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है। तो ये सब खान पान में बदलाव आया वैश्वीकरण के कारण। हमारा रहन सहन, लाइफस्टाइल बदल रहा है बिल्कुल। ठीक है, संस्कृतियों का ह्रास हो रहा है। जो अपनी जो भारतीय पुरानी संस्कृति है, उसका आज के समय में ह्रास हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, अमेरिकी संस्कृति को अपना रहे हैं। महिलाओं की स्थिति में कमी भी हुई है और सुधार भी हुई है। कमी कैसे हुई है पहले ये देखेंगे, फिर सुधार देखेंगे। देखिए, कमी क्या है? आज के समय में मीडिया में, टीवी में महिलाओं को जिस तरीके से दिखाया जाता है, उन्हें एक उपभोग की वस्तु समझा जाता है, बहुत गलत तरीके से प्रदर्शन होता है। ठीक है, तो ये है। सुधार क्या हुआ है कि पहले महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन वैश्वीकरण के दौर में अब महिलाओं को पढ़ाया जाने लगा है। उनको भी बराबर का दर्जा कई जगह पे देने दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है, ये इनकी स्थिति में सुधार है। विदेशी फिल्में हो गई, विदेशी त्यौहार हो गया, विदेशी संगीत हो गया, लोगों का इसके प्रति रुझान बढ़ रहा है। रूढ़िवादिता खत्म हो रही है। जो पहले अंधविश्वास और पुरानी चीज़ें होती थी, ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। लोगों के विचार बदल रहे हैं, लोगों के विचार में तेज़ी से बदलाव आ रहा है, विदेशी संस्कृति का प्रसार हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां कौन सी थी। देखिए, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है, उस समय देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश के समक्ष कुछ चुनौतियां थी। ठीक है, ये आपके पेपर में आता है। तो सबसे पहली चुनौती थी कि एकता के सूत्र में बांधना, यानी कि भारत एक विशाल विविधता वाला देश है। यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बड़ा देश भी है और विविधता भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों में बटे लोग रहते हैं, उनका रीति रिवाज, संस्कृति, ठीक है, उनकी बोलचाल, पहनावा, सब कुछ अलग है। ऐसे में उनके बीच में एक समस्या आती है। तो वो समस्या ये है कि इन सभी को एकता के सूत्र में कैसे बांध के रखें। ठीक है, ताकि इनके बीच में कोई विवाद ना हो, कोई संघर्ष ना हो, जिससे देश की एकता को कोई खतरा ना हो। तो ये एक चुनौती थी। ठीक है, सेकंड चुनौती क्या है? लोकतंत्र स्थापित करना, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, जो कि कठिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। आज़ादी मिली, उसके साथ ही क्या हुआ? बंटवारा हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश में लोकतंत्र को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती थी। तीसरा था पूरे समाज के लिए ठीक है, पूरे समाज की भलाई के लिए काम करना, यानी समाज में सभी तबके, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, किसान हो, मजदूर हो, पूंजीपति हो, सभी तबके
पूरे समाज का भला करना, यानी सभी का भला करना, ये एक चुनौती थी। तो ये 3 प्रमुख चुनौतियां हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन के दौरान कौन सी समस्या आई? जब देश का बंटवारा हुआ था तो कौन कौन सी समस्या आई थी? तो देखिए, मुस्लिम जो थे वो पूरे देश में थे, और पूरे देश को बांटना आसान नहीं था, क्योंकि भारत जो एक बहुत बड़ा देश है, और ऐसे में 2 इलाके थे जहाँ पे मुस्लिम जो है बहुसंख्यक थे। देखिए, आप मैप में देखोगे तो एक तो आपका ये एरिया हो गया और दूसरा ये एरिया हो गया, ठीक है, यानी एक पूर्व का हिस्सा हो जाता है और एक पश्चिम का हिस्सा हो जाता है। तो इन 2 हिस्सों में मुस्लिम जो थे वो ज़्यादा थे, बाकी पूरे देश में भी मुस्लिम थे, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनकी संख्या थी वो पश्चिम और पूर्व यहाँ पे थी। तो ऐसे में दोनों इलाकों को आपस में मिलाकर जोड़ना भी पॉसिबल नहीं था। तो सभी जो मुस्लिम पाकिस्तान जाने को भी तैयार नहीं थे, ये भी एक समस्या थी कि देश में और भी जगह पे मुस्लिम रहते थे, लेकिन सभी जो थे वो तैयार नहीं थे पाकिस्तान जाने को। फिर पंजाब और बंगाल के जो कुछ इलाके थे वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे। अब ये समस्या आ रही थी कि उन इलाकों को कैसे बांटा जाए। फिर वहाँ पे क्या किया गया, जिले के आधार पे बंटवारा कर दिया गया, उनको बांट दिया गया। अल्पसंख्यकों की समस्या आ रही थी, ठीक है, दो सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, उनका क्या किया जाए, ये भी एक समस्या थी। और लोगों को चंद घंटों की मोहलत दी थी और कहा था कि देश को खाली कर दो, ठीक है, ये समस्या थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जो कि विभाजन के दौरान लोगों के सामने आई थी। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन के क्या परिणाम हुए? तो देखिए, विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हो गई थी, दंगे हो गए थे। विभाजन के दौरान अचानक से स्थानांतरण हुआ था और लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में, रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा था, ठीक है। और विभाजन के दौरान महिला जो थी उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई, उनके साथ बलात्कार हुआ, उनकी कई जगह पे हत्या कर दी गई, जबरन उनसे शादी की गई, धर्म परिवर्तन भी कराया गया, ये सब हुआ था। और विभाजन के दौरान संपत्ति को भी बांट लिया गया था। लगभग 80 लाख लोग जो थे उन्होंने घर छोड़ा था। तो ये कुछ परिणाम हुए थे विभाजन के। नेक्स्ट है कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया गया? तो देखिए, सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वो भाषा के आधार पे करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, बात कब है, ये 1920 की बात चल रही है। उस समय में देश आज़ाद नहीं हुआ, यानी 1947 में देश आज़ाद हुआ है, लेकिन हमने 1920 में डिसाइड कर लिया था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पे करेंगे, ठीक है, ये पहले से डिसाइड था। आज़ादी मिली, और आज़ादी मिली तो उसके साथ साथ देश का बंटवारा भी हो गया। तो सिचुएशन जो थी वो अचानक से बदल गई, ठीक है। हमारे नेता जो थे उनको ये चिंता हो रही थी कि अगर भाषा के आधार पे हमने प्रांत बना दिए तो इससे पूरे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, ठीक है। जिस समय में इन्होंने डिसीजन लिया उस समय में देश के हालात अलग थे, लेकिन जिस समय देश आज़ाद हुआ तब देश के हालात अलग हो गए। तो ऐसे में नेताओं को डर लग रहा था, इन्हें लग रहा था कहीं देश टूटने का खतरा ना हो जाए, क्योंकि अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, वैसे भी देश का विभाजन हो चुका है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि भारत के कई सारे टुकड़े हो जाएं, ठीक है। तो इसको लेकर जो नेता थे वो चिंतित थे। जो केंद्रीय नेतृत्व था उसने इस मसले को स्थगित करने का फैसला करा, यानी इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, बाद में करेंगे इसको, ठीक है, ये डिसाइड किया। फिर क्या होता है, 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे आंदोलन हो गया था, वहाँ पे हिंसा हो गई थी, ठीक है, इस कारण मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा था। तो इस तरीके से राज्य पुनर्गठन किया गया था, और इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, ठीक है। जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था उसके साथ देश के दूसरे राज्यों में भी यही मांग चलने लगी थी कि भाई उन्हें भी अलग राज्य चाहिए। तो फिर सरकार ने मजबूर होकर, बाध्य होकर फैसला करा कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाएंगे, और 1953 में इसको बनाया गया था। और इस आयोग का काम क्या था कि राज्यों का सीमांकन के मामले पे गौर करना है, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण जो है वो वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा के आधार पे होना चाहिए। फिर इसीलिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी पास हुआ, और इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी राज्य पुनर्गठन आयोग की कहानी है, ये आपको पता होनी चाहिए किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन हुआ। बैकग्राउंड से बताया, डायरेक्ट भी 2-3 लाइन में भी आपको ये बता सकता था मैं, लेकिन मैंने पूरे बैकग्राउंड में बताया कि कहाँ पे डिसाइड हुआ था, क्यों नहीं हो पाया, फिर क्यों करना पड़ा, सब कुछ बता दिया। इसी क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहले चुनाव कराने में चुनाव आयोग के सामने कौन सी समस्या आ रही थी, ठीक है। जब पहली बार देश में चुनाव कराया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो कौन सी समस्या आ रही थी? तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतनी बड़ी जनसंख्या में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवा पाना मतलब काफ़ी मुश्किल था, टफ था। फिर चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना जो था वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा था, क्योंकि देश जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। इतने विशाल देश को, इतनी विशाल आबादी को
चुनाव क्षेत्रों में सीमांकन करना था, जो कि मतलब आसान बात नहीं थी, जो एक लंबा प्रोसेस था। फिर मतदाता सूची यानी कि जो वोटर लिस्ट होती है उसको बनाना था, उसमें भी कई सारी समस्या आ रही थी। ठीक है, समस्या क्या आई थी, कई सारी महिलाओं के नाम जो थे वो गलत लिख दिए गए थे। ठीक है, तो ये भी एक समस्या थी। फिर अधिकारी और जो चुनाव कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग देनी थी, ये एक समस्या। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना, ये कुछ चुनौतियां थी जो चुनाव आयोग के सामने आई थी। जो प्रथम 3 आम चुनाव थे उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व जो है उसका कारण बताना है। तो देखिए 1952 में आप देखोगे कांग्रेस जो है भारी बहुमत से जीतती है। फिर 1957 के चुनाव आते हैं, फिर से कांग्रेस भारी बहुमत से जीतती है। फिर 1962 के चुनाव आते हैं, उसमें भी वो भारी बहुमत से जीतती है। तो आखिर ये जो कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए देश की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस और सबसे पुरानी पार्टी थी, एक तो ये कारण हो जाएगा। फिर कांग्रेस का जो संगठन था वो सबसे मजबूत था, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फिर जो ज़्यादातर जो देश के लोकप्रिय नेता थे, जो फेमस नेता थे, वो सभी क्या थे, कांग्रेस के ही सदस्य थे, तो ये एक रीज़न हो जाएगा। आज़ादी की विरासत हासिल थी कांग्रेस को और सभी वर्गों का समर्थन था। ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही हर तरह के वर्ग थे, उसमें वामपंथी, दक्षिणपंथी, किसान, मजदूर, ठीक है, हर तरह के लोग, हर तरह के विचारधारा वाले लोग इसमें शामिल थे, तो सभी वर्गों का इसको समर्थन मिलता था। फिर नेहरू जैसे करिश्माई नेता भी इसमें शामिल थे, ये भी एक पॉइंट अच्छा है, इसे आप लिखेंगे। और सबको साथ लेकर चलने की कांग्रेस की प्रकृति थी, जिस कारण से उसे प्रथम 3 आम चुनाव में भारी बहुमत मिला, उसके बाद भी मिलता रहा। ठीक है, तो ये याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है बॉम्बे प्लान से क्या अभिप्राय है? तो देखिए 1944 में जो उद्योगपति लोग थे उनका एक समूह इकट्ठा हुआ था और समूह ने देश को नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव रखा, यानी कि देश में नियोजित अर्थव्यवस्था, पूरी प्लानिंग के तहत अर्थव्यवस्था को चलाना है, ये वाला इन्होंने प्रस्ताव रखा था। इसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका पंचवर्षीय योजना से क्या अभिप्राय है? तो देखिए सरकार एक दस्तावेज तैयार करेगी, इसमें 5 साल के जो आगे के जो 5 साल है उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा और इसी को पंचवर्षीय योजना कहा जाता था, सोवियत संघ से इसको लिया गया था। तो ये तो हो गया पंचवर्षीय योजना, लेकिन अब इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये पंचवर्षीय योजना होती थी, चलती थी देश में, लेकिन जो बीजेपी की सरकार आती है ये इसमें बदलाव कर देती है। ठीक है, और ये जो योजना आयोग जो इसको बनाता था, योजना आयोग को भी समाप्त कर दिया गया, उसके बदले में नीति आयोग बना दिया गया और ये 5 वर्ष वाला जो प्लान था इसको भी कैंसिल करके लंबे प्रोसेस को डाल दिया गया, अब अलग तरीके से काम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन फिर आपके में हो सकता है कि पहली या दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ ले, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ये 1951 से 1956 तक चलाई गई थी, याद रखना है। इसमें जो मेन फोकस था वो कृषि पे था, यानी कृषि क्षेत्र पे मेन फोकस था। KN राज जो अर्थशास्त्री थे इनके द्वारा दिया गया मॉडल था ये। इसमें मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि जो देश की जनता है वो काफ़ी गरीबी में है, ठीक है, और ऐसे में जनता को गरीबी से निकालना इसका उद्देश्य था। और इसमें ये कहा गया था कि हमें विकास तो करना है लेकिन हमें धीमी चाल से विकास करना है, यानी धीमी गति से विकास करना है, आराम आराम से। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान बांध और सिंचाई के लिए भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये बनाई गई थी। भूमि सुधार के कानून भी लाए गए थे। ठीक है, भूमि सुधार पे कार्य किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएंगे पहली पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए ये 1956 से 1961 तक चली। इसमें जो मेन फोकस था वो उद्योग पे था और जो अर्थशास्त्री थे वो थे PC महालनोबिस। इन्होंने औद्योगिकरण यानी भारी उद्योगों पे ज़्यादा ध्यान दिया था। इनका ये कहना था कि हमें तेज गति से विकास करना है, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने क्या देखा, धीमी चाल से विकास करना है, लेकिन यहाँ पे उसको बिल्कुल पलट दिया गया, अब हमें तेज गति से विकास करना है। और देसी उद्योगों को संरक्षण, जो देश के उद्योग हैं उनको संरक्षण प्रदान करना है सरकार के द्वारा। ठीक है, आयात पर भारी शुल्क, यानी जो बाहर से चीज़ें मंगाई जाएगी उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया ताकि जो देश के उद्योग हैं लोग उनके बने हुए प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, बिजली, रेलवे, इस्पात, संचार, ये जो ये सब है ये सब सरकार के हाथ में रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि नेहरू जी की विदेश नीति के मुख्य तत्व बताइए। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन। तो देखिए नेहरू जी की विदेश नीति के जो मुख्य तत्व थे वो ये थे कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, यानी जो हमने देश को, जो हमारे देश को आज़ादी मिली है, ठीक है, उसको हमें बचाए रखना है, हमें संप्रभुता अपनी बचाए रखनी है। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना है, यानी कि देश के टुकड़े नहीं होने देना। ठीक है, उसको एकजुट रखना है पूरे देश को।
तेज रफ्तार से हमको आर्थिक विकास करना है। ये महत्वपूर्ण तत्व थे। फिर क्या है, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का वर्णन करो। तो देखिए आपको पता होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो हो गया था, उसके बाद दुनिया जो थी वो दो गुटों में बट गई थी। ठीक है, और एक गुट तो यूएसए का था, अमेरिका का था, एक सोवियत संघ का था, ये आपको पता है। और भारत ने अपने आप को दोनों ही गुटों से अलग रखा था, बिल्कुल। और भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, और अपने अपने अंतर्राष्ट्रीय फैसले जो है वो स्वतंत्र रूप से लेने में सक्षम हो पाया भारत, क्योंकि वो गुट निरपेक्ष था। भारत ने नव स्वतंत्र देशों को भी गुट निरपेक्ष देशों में शामिल किया। जो नए नए देश आज़ाद हो रहे थे, चाहे वो अफ्रीका के हों चाहे वो एशिया के हों, भारत ने उन्हें भी अपने गुट निरपेक्ष वाले संगठन में शामिल किया। भारत दोबारा से गुलाम नहीं होना चाहता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल नहीं होते या किसी महाशक्ति में शामिल हो जाते, चाहे हम यूएसए में चाहे सोवियत संघ में, तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से उनके गुलाम ही होते। हम अपने फैसले जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाते। तो इसलिए भारत जो था वो दोबारा गुलाम होने से बचना चाहता था, दोबारा इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। इसीलिए उसने अपने आप को स्वतंत्र रखने का फैसला करा और गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। ठीक है, भारत ने दोनों खेमों से दूरी बना के रखी, अपने आप को नाटो वार्सा जैसे संगठनों से भी दूर रखा, और हमेशा विभिन्न देशों के बीच में मान लो कभी लड़ाई झगड़ा या कुछ मनमुटाव होता है, तो भारत ने हमेशा से ये प्रयास किया है कि उनके बीच में समझौता करा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि एफ्रो एशियाई जो समझौता है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए नेहरू जी के दौर में भारत ने अफ्रीका और एशिया, ठीक है, एफ्रो से अफ्रीका है और एशियाई से एशिया है, आप जानते हैं, यानी अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देशों के साथ नेहरू जी ने संपर्क बनाया। और 1950 के दशक में नेहरू ने एशियाई एकता को बहुत महत्व दिया था। भारत देश अभी आज़ाद भी नहीं हुआ था, ये तब की बात है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, यानी 1947 के मार्च महीने में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन भारत ने करवाया। और भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भी हमेशा से अथक प्रयास किए थे। औपनिवेशीकरण का भारत ने खुल के विरोध करा था कि ये जो ब्रिटेन जैसे, फ्रांस जैसे देश जो थे, पुर्तगाल जैसे जो देश थे, ये क्या करते थे, दुनिया भर के देशों को अपना औपनिवेश बना रहे थे। ठीक है, ऐसे में भारत ने इन सब चीज़ों का खुल के विरोध किया था। इंडोनेशिया का शहर है बोंडुंग, यहाँ पे 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, और इसको बोंडुंग सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि बोंडुंग में हुआ था इसीलिए इसको बोंडुंग सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो पेपर में मान लो एफ्रो एशियाई सम्मेलन ना आए और बोंडुंग सम्मेलन आ जाए तो भी आपको यही चीज़ें लिखनी है। ठीक है, और इसी सम्मेलन में ही गुट निरपेक्षता की नींव पड़ गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, तो इसको याद करके जाना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के संबंध पर आपको चर्चा करनी है। तो देखिए चीन जो है भारत का पड़ोसी देश है, और चाइना में 1949 में क्रांति हुई थी जिसको चीनी क्रांति कहते हैं। भारत ने चीन के साथ जो अपने रिश्ते की शुरुआत है वो दोस्ताना ढंग से की थी, लेकिन चाइना ने क्या किया, 1962 में भारत पे आक्रमण कर दिया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच में मनमुटाव हो गया, तनातनी हो गई, और कई लंबे समय तक आप ये लगा लो इनके बीच में संबंध जो थे वो सामान्य नहीं हो पाए। लेकिन बाद में दोनों की तरफ से राजनीतिक नेतृत्व बदला, हमारे यहाँ से भी नेता बदले, उधर से भी बदले, और फिर दोनों के संबंध जो है धीरे धीरे सामान्य होने शुरू हुए। दोनों देशों के नेताओं ने क्या करा, एक दूसरे के देश में दौरा किया, आपसी व्यापार भी धीरे धीरे इनका बढ़ने लगा, और विवादित जो मुद्दे थे उन पे भी बातचीत, दोनों देशों ने बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं पंचशील समझौता, जो कि 1954 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो ये लाइन याद रखनी है आपको। इस समझौते में भारत की तरफ से नेहरू जी और चाइना की तरफ से चाउ एन लाई जो थे वो शामिल हुए थे। तो ये कुछ हमारे चाइना के साथ संबंध है। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के कारण क्या है? तो देखिए कई सारे विवाद है। सीमा रेखा को लेकर विवाद है, कश्मीर को लेकर विवाद है, ठीक है, सर्किल रेखा जो गुजरात में आप रण पढ़ते हैं, रण में एक जगह है कक्ष, कक्ष में एक जगह है सर्किल रेखा, वहाँ पे कुछ संसाधन है, उस जगह को लेकर भी पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद है, और पाकिस्तान उस पर दावा करता है अपना। ठीक है, आतंकवाद का मुद्दा है, इसको लेकर विवाद रहा है दोनों के बीच में। अलगाववाद को पाकिस्तान की तरफ से बढ़ावा मिलना, ठीक है, हमेशा भारत को तोड़ने, भारत में अलगाववाद कराने में पाकिस्तान के हाथ रहता है, इसको लेकर भी दोनों के बीच में विवाद रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की परमाणु नीति का वर्णन करना है। तो देखिए भारत की परमाणु नीति इंपॉर्टेंट, भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा। ये हमारी परमाणु नीति का सबसे पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे, उसको रखेंगे, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए, किसी दूसरे पे आक्रमण करने के लिए नहीं। फिर इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी में रहा है
कि इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेंगे। लेकिन अब ये पॉलिसी अभी तक चलती आ रही थी, लेकिन अब जो हमारी नई सरकार आई है बीजेपी, तो मोदी जी ने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि इस नीति पे हम दोबारा से पुनर्विचार कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि भाई कोई देश हम पे दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है या हम पे आक्रमण करने वाला है, तो ऐसे में हम इस पॉलिसी को लेके नहीं बैठेंगे कि हम पहले से हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसे बदल भी सकते हैं, इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। परमाणु अप्रसार संधि का विरोध किया है, क्योंकि ये जबरन थोपी जा रही थी और भारत जैसे देशों पे परमाणु हथियार बनाने पे रोक लगाई जा रही थी, तो इसलिए भारत ने इसका खुल के विरोध किया है। फिर शांति उद्देश्यों के लिए अणु शक्ति भारत बनाएगा, निशस्त्रीकरण के लिए भी भारत तैयार है बिल्कुल। तो ये हमारी परमाणु नीति है। ठीक है, 1967 के आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई है? तो देखिए, 1967 में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे, इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय यानी केंद्र में और राज्य में दोनों जगह गहरा धक्का लगा। केंद्र में तो चलो इनकी सरकार बच गई, हालांकि सीटें कम हुई थी लेकिन सरकार बच गई। लेकिन राज्यों में देखें तो 9 राज्यों से सत्ता इनके हाथ से चली गई। केंद्र में उनकी सरकार किसी तरीके से बच गई थी, लेकिन राज्यों में ज़्यादा इनको नुकसान हुआ था। तो राजनीतिक जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने इसको राजनीतिक भूकंप का नाम दे दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे वो भी चुनाव हार गए थे इस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर कांग्रेसवाद का अर्थ बताना है। तो देखिए, देश में माहौल बिगड़ रहा था, इसको देखकर विपक्ष जो था वो एक्टिव हो गया। विपक्ष को लगा कि कांग्रेस के खिलाफ देश में माहौल बन रहा है। ठीक है, और इंदिरा गांधी के समय की बात है ये। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी जो है वो एक अनुभवहीन प्रधानमंत्री है, यानी उनको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है। और कांग्रेस के अंदर भी उठापटक चल रही थी इंदिरा गांधी और सिंडिकेट में। तो ऐसे में इनको लगा कि कांग्रेस को सत्ता से हटाने का सही मौका है ये। तो ऐसे में राम मनोहर लोहिया जो थे, जो समाजवादी नेता हैं, इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। इन्होंने ये नया कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस का शासन जो है वो अलोकतांत्रिक है, गरीबों के खिलाफ है। और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टी है, यानी कि जितनी भी पार्टी है, चाहे वो सीपीआई हो या जनता दल हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस के अलावा देश में जितनी भी पार्टियां, उन सभी पार्टियों को एक साथ एक छतरी के नीचे आ जाना चाहिए और कांग्रेस के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक है, इसी को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना पे आपको चर्चा करनी है। तो देखिए, अभी मैंने 2 क्वेश्चन पहले आपको 1967 वाला चुनाव बताया था, राजनीतिक भूकंप वाला। तो इसी से ये क्वेश्चन अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि 1967 में चुनाव होता है, कांग्रेस को उस समय में देश में धक्का लगता है। केंद्र में उनकी सीटें बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी सरकार तो बच जाती है। लेकिन राज्य में देखें तो 9 राज्यों से इनकी सरकार चली जाती है। ऐसा हुआ था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है इस समय में? तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं, उस उनके दौरान ये सब हुआ है। तो इसके बाद 1967 के चुनाव में कांग्रेस, ऐसा लगता है कि कांग्रेस टूट जाएगी, कांग्रेस कमज़ोर हो गई है, अब दूसरी पार्टियां चुनाव जीता करेंगी, ऐसा लगने लगा था। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी जो कांग्रेस प्रणाली थी उसकी पुनर्स्थापना कर दी, यानी कि 1971 के जो अगले चुनाव होते हैं उसमें इंदिरा गांधी कांग्रेस को दोबारा से उसी स्थान पे ला देती है, यानी कि फिर से उनके केंद्र में भी ज़्यादा सीटें आ जाती हैं और जो उनके राज्यों में सीटें थी वो भी ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, और ये सिर्फ इसकी वजह से हो पाता है, ये इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी उसके कारण हो पाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। वापिस से उन्होंने कांग्रेस को जीवित कर दिया। ठीक है, अब देखो, ये पार्टी जो थी गरीबों, अल्पसंख्यक, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों पर निर्भर हो गई थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित किया था, लेकिन इसका नेचर बदल दिया था। पहले इसमें सभी तरह के दल होते थे, सभी तरह की विचारधारा होती थी, हर तरह के संघर्ष को पचा लेती थी। लेकिन अब वो वाली क्षमता नहीं, अब ये पूरी की पूरी कांग्रेस जो थी वो इंदिरा गांधी पर निर्भर थी। अब इसमें पहले की तरह अलग अलग विचारधाराएं भी शामिल नहीं है, पहले जो हुआ करती थी। यानी कांग्रेस ने इसकी बिल्कुल प्रकृति बदल दी और इसको वापस से, सॉरी, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की प्रकृति को बदल दिया बिल्कुल और इसको पुनर्स्थापित कर दिया वापस से। अगला क्वेश्चन है आपातकाल जो इमरजेंसी देश में लगाई गई थी उसके क्या परिणाम हुए थे? ठीक है, आपातकाल के परिणाम बताने हैं। तो देखिए, जैसे ही आपातकाल लग जाता है तो पूरे देश में विरोध अचानक से रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने विपक्षी नेताओं को जेल में डलवा दिया था। तो जैसे ही इमरजेंसी लगाई जाती है तो जितने भी विपक्षी नेता जो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे सबको जेल में डाल दिया जाता है। हड़ताल जो कर रहे थे लोग, उन पर रोक लगा दी जाती है। प्रेस की आज़ादी जो थी उसको रोक दी गई, प्रेस अब कुछ भी मतलब सरकार के खिलाफ नहीं छाप सकता था। निवारक नज़रबंदी
का बड़े पैमाने पर, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे बड़े पैमाने पर इसका क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। आरएसएस जैसे संगठन, जमात इस्लामी जैसे संगठन को बैन कर दिया जाता है, मौलिक अधिकार जो होते हैं निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो ये कुछ परिणाम हुए थे आपातकाल के। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के सबक बताइए। ये बहुत आता है पेपर में आपके क्वेश्चन। तो देखिए, इससे ये सबक मिला कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। आपातकाल पहले तो अंदरूनी गड़बड़ी बता के लगा दिया, लेकिन अब नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। केवल सशस्त्र विद्रोह हो जाने की स्थिति में ही इमरजेंसी लगाई जाएगी। कोई अगर आंदोलन करता है तो आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। आपातकाल की घोषणा जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति को लिखित में दिया जाएगा, जो कि पहले क्या करा था, मंत्रिपरिषद को तो अगली सुबह पता लगा था कि भाई देश में इमरजेंसी लग गई है, किसी को बताया भी नहीं था, सीधा राष्ट्रपति से कांटेक्ट करके इमरजेंसी लगा दी गई थी। वो वाला सिस्टम अब नहीं चलेगा। नागरिक अब अपने अधिकारों को लेकर ज़्यादा जागरूक सचेत भी हो गए थे। आपातकाल के बाद कई सारे संगठन भी बन गए थे जो मानव अधिकारों को लेकर थे। अगला क्वेश्चन है कि असम में जो बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन चला था, इसके बारे में आपको बताना है। तो पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पे आप्रवासी रहते थे। इसमें एक खास तरह की समस्या आ गई। समस्या ये थी कि स्थानीय जनता जो है इनको बाहरी समझती थी और बाहरी लोगों के खिलाफ उनके मन में गुस्सा था, ठीक है। उनको ये लगता था कि ये जो बाहर के लोग हैं ना, ये यहाँ पे आके बस गए हैं, इनके रोजगार को छीन रहे हैं और इनके संसाधनों का गलत उपयोग हो रहा है। इनके संसाधन जो हैं वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं और इनकी ज़मीन को हथिया लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब इनके मन में था और ये धीरे धीरे राजनीतिक रंग ले लिया इस मुद्दे ने। असम के जो लोग थे उनको संदेह था कि बांग्लादेश से लोग आकर, जो मुस्लिम लोग हैं वो असम में आके बस गए हैं और इन्होंने कहा कि इन लोगों को पहचाना जाए, ठीक है, और इनको देश से बाहर भेजा जाए, क्योंकि ये इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से असम के जो मूल निवासी थे वो अल्पसंख्यक हो जाते थे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1990 के दशक में 5 महत्वपूर्ण घटनाएं बतानी है जो हुई थी। तो देखिए, एक तो ये है कि केंद्र से गठबंधन की सरकार का युग की शुरुआत होती है 1989 में। जो चुनाव होते हैं उसका जो रिजल्ट आता है उससे पता लग जाता है कि भाई अब सरकारें जो बनेंगी वो सारी गठबंधन की बनेंगी, क्योंकि उसके बाद सारी सरकारें गठबंधन की बनती हैं। मंडल मुद्दा बहुत छाया था इस दौरान 1990 के दशक में। इसी समय में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो छाया रहा। बाबरी मस्जिद विध्वंस वाला मामला छाया रहा है, राजीव गांधी की हत्या वाला मामला छाया रहा, तो ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी। तो मंडल आयोग के बारे में क्वेश्चन आता है, कौन इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसकी सिफारिशें थी कि केंद्र सरकार की जो नौकरी है उसमें 27% का ओबीसी जो कैटेगरी है उसको आरक्षण दे दिया जाए, ठीक है। और इसके ये जो फैसला आया था तो उसके लिए पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। ऐसे कौन से मुद्दे थे जिन पर लगभग सभी दल सहमत थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, नई आर्थिक नीति जो कि 91 के आसपास लाई गई थी, इस पे सभी सहमत थे। पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे को लेकर इनको राजनीतिक आरक्षण और इनके राजनीतिक जो दल थे, इनकी पार्टियां थी, ठीक है, इनकी जो विचारधारा थी उसको लेकर भी ज़्यादातर जो सभी दल थे वो सहमत हो गए थे। देश के शासन में जो प्रांतीय दल हैं, जो यानी जो लोकल पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनकी भूमिका को लेकर सभी सहमत थे। विचारधारा की जगह पे कार्य सिद्धि पर जोर दिया जाए, इस बात पे सभी सहमत थे। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पे सभी सहमत थे। तो यहाँ पे अपना जो वीडियो है ख़त्म हो जाता है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आप इन क्वेश्चन को याद जरूर करके जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।